नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील राठौर। आज से हम 11th केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थात 11वीं में रसायन शास्त्र शुरू करने वाले हैं। अब तक आपने 10वीं में विज्ञान पढ़ा था और आप सोच रहे हो कि रसायन शास्त्र कहाँ से आ गया। तो जो हमने अभी तक 10वीं में विज्ञान पढ़ा है, ये विज्ञान की ही एक शाखा है। जब हम 10वीं विज्ञान पढ़ते थे तो उसमें 3 पार्ट में अलग अलग रहता था। एक रहता था फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो, अर्थात एक रसायन शास्त्र, एक भौतिक शास्त्र और एक बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो उसी में से उसी विज्ञान के 3 पार्ट हुए अलग अलग, उसका एक पार्ट है रसायन शास्त्र। अब रसायन शास्त्र के बारे में वैसे तो बहुत ही इसका इतिहास बहुत ही विस्तृत है। अगर हम समझने लगे तो इसमें ही कम से कम हमें 2 से 4 लेक्चर इसमें ही लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको संक्षिप्त में आपको समझाना चाहता हूँ कि रसायन शास्त्र प्राचीन काल से, ये कोई अभी आधुनिकता ने इसका निर्माण नहीं किया है। प्राचीन काल से ही हम रसायन शास्त्र को पढ़ते आए और समझते आए। अब पुराने समय से, रामायण महाभारत के समय से ही रसायन शास्त्र का महत्व है। आपको एक बताना चाहता हूँ कि रामायण में जिस प्रकार से लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, जब संजीवनी बूटी लाए थे, तो संजीवनी बूटी भी एक रसायन, एक मेडिसिन, दवाई का ही उपयोग रूप था। जिस तरह से युद्ध हुआ था उसमें अनेकों बाण छूटते थे, एक ही बाण से हजारों लोग घायल हो जाते थे। तो जो विषैल द्रव पदार्थ जो निकलता था, ये सभी रसायन से ही जुड़े हैं, रसायन शास्त्र से ही, ये सभी केमिकल ही थे, उससे जुड़े हुए हैं। तो रसायन शास्त्र का इतिहास तो बहुत ही पुराना है, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, जैसे जैसे विकास होता गया, मानव की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती गई, जिज्ञासा पैदा हो गई। क्योंकि मानव और जो दूसरे जीव रहते हैं उनमें सिर्फ एक ही अंतर है, अर्थात हम भी जानवर हैं और जानवर भी हम जैसे ही है, लेकिन सिर्फ इंसान के अंदर एक सोचने समझने की और एक जिज्ञासा की शक्ति ज्यादा रहती है। उसी वजह से हम कुछ कर पाते। और जो रसायन शास्त्र है, जो विज्ञान की मांग एक ही है, जो जितना जिज्ञासु रहेगा वो इतना ही आगे बढ़ेगा, जो जितना करने की चाह रखेगा वो इतना ही आगे जाएगा। तो रसायन शास्त्र में हम जितनी खोज करें, जितना एक्सपेरिमेंट करें, जितना रिसर्च करें, उतना ही हम आगे जा सकते हैं। तो उसी के लिए हम आज से 11th में रसायन शास्त्र शुरू करने वाले हैं। रसायन शास्त्र का हमारे पौराणिक, जो प्राचीन काल से बहुत सारे वैज्ञानिक थे, सुश्रुत, बाणभट्ट, नागार्जुन, चरक, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनेकों खोज करी। सुश्रुत जी थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा बोले तो जो हम अभी ऑपरेशन या जो चीरा फाड़ी का जो होता है डॉक्टरी में, वो शल्य चिकित्सा का सबसे पहले चरक और सुश्रुत जी ने इन्होंने शुरुआत करी थी उसकी। तो उसी के ऊपर हम देखते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री, अर्थात 11वीं में रसायन शास्त्र में टोटल 15 से 16 चैप्टर रहेंगे। और उसका पहला चैप्टर है, उसका नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अर्थात आप इस चैप्टर का नाम देखकर समझ चुके होंगे कि रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, अर्थात इसमें रसायन शास्त्र के बारे में परिचय दिया गया है, किस काम में आता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस काम में आता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो रहा है, इसका महत्व, ये सभी चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो सबसे पहला तो जो आधुनिकता है, उसका जो रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है वो है हमारे लेवोजियर, वैज्ञानिक लेवोजियर। एक नाम है, थोड़ा नाम आपको लेवोजियर, नाम थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन अब जब हम रसायन शास्त्र पढ़ने वाले हैं तो इसमें सभी नाम हमें ऐसे ही मिलने वाले हैं, लेवोजियर। जबकि अभी आधुनिकता के वैज्ञानिकों की और भी बात करें तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, प्रिस्टल है, कैवेंडिश, शीले, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मैडम क्यूरी, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने लगातार दिन रात एक करके रिसर्च करते रहे और रसायन शास्त्र में नई नई खोज करते रहे। अब भी हमारे वैज्ञानिक बहुत सारी चीजों को खोज कर रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल की अभी जो घटना चल रही है हमारे देश में, और विश्वव्यापी घटना है, सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरे हमारे लिए तो पूरा संसार, जितनी चीज हम जानते हैं, मनुष्य जितनी चीज को जानता है उसके लिए इतना ही संसार है। तो जो जो हम देश का नाम सुन रहे हैं, जो हमारे लिए संसार है, पूरी दुनिया है, उसमें सब में अभी कोरोना महामारी चल रही है। और कोरोना महामारी से जो जंग जीत रहे हैं और जो इसमें लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में रसायन शास्त्र, अर्थात वही वैज्ञानिक होने जो केमिकल के ये मेडिसिन की खोज कर रहे हैं और इसकी वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए, वो भी रिसर्च कर रहे हैं। और एक ना एक दिन इसकी सफलता बहुत जल्द ही हमें मिलने वाली। तो हम अब देखने वाले हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा इसमें, वो सबसे पहला प्रश्न रहता है कि रसायन शास्त्र है क्या। वो प्रश्न आपके लिए भी है और इस बुक में भी है और आपके लिए भी है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें कि रसायन शास्त्र होता क्या है। जब हम रसायन शास्त्र को जान जाएंगे तो उसी के बाद में हम बता पाएंगे कि इसमें आगे बढ़ने के लिए कोई चीज के बारे में हमें पता रहेगा,
तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रसायन शास्त्र होता क्या है। तो देखिए, पहला मैंने प्रश्न यहाँ पे बनाया है कि रसायन शास्त्र क्या है। ठीक है, परिभाषा बहुत छोटी है लेकिन इसको हम समझेंगे थोड़ा अच्छी तरह से कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ के संगठन, गुण तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बहुत आसानी से संगठन का अर्थ होता है जिन चीजों से मिलकर बनता है। संगठन बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं, घटक बोल सकते हैं या मिलाने वाले पदार्थ बोल सकते हैं। गुण, उनके गुण देखे जाएंगे कि कौन अम्ल है, कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन तेज है, कौन रंगहीन है, कौन स्वादहीन है। ये सभी चीजों का इसमें पता हमें चलने वाला है गुणों के द्वारा। और उनमें होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ है कि कितने दिन में कौन सी चीज खराब हो जाती है, किसको किसके अंदर मिलाने से कौन सा नया उत्पाद प्रोडक्ट बनता है। ऐसे अनेक प्रश्न हम इसमें बनने वाले हैं। तो जो रसायन शास्त्र है उसका वर्णन तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन हम आपको आसानी से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र की शाखाएं। नमस्ते दोस्तों, देखिए अब हम इसमें देखने वाले हैं रसायन शास्त्र की शाखाएं। तो जनरली रसायन शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन जो प्रमुख शाखा है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रसायन शास्त्र की मैंने जो आपके सामने लिखी है 7 शाखाएं हैं, जिसमें पहली है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन, चौथा जो आपके सामने वो है वैश्लेषिक रसायन, पांचवा है औद्योगिक रसायन, छठा है जैव रसायन व सातवां है नाभिकीय रसायन। ये 7 शाखाएं प्रमुख। अब हम एक एक शाखा के बारे में जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि होती क्या है, क्योंकि इन सिर्फ नामों से आप समझ नहीं पाओगे इनके बारे में। वैसे जनरल इनके नाम के अंतर्गत ही इनकी परिभाषा आती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला देखते हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के अंदर हम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों, उनके यौगिकों तथा उसके साथ में कार्बन की प्रमुख यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उनका विश्लेषण करते हैं, सभी चीज उसके अंदर करते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए। अकार्बनिक रसायन, उसके अंदर हम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों, उनके यौगिकों तथा कुछ कार्बनिक रसायनों के बारे में भी बात करते हैं। जो सेकंड है हमारे पास में वो है कार्बनिक रसायन। सेकंड है कार्बनिक रसायन। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन जनरली हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत हम प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं के अंदर रासायनिक होने वाली रासायनिक क्रियाएं तथा उनका परिवर्तनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो थर्ड दे रखा है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंदर जो भौतिकी चीज, जो बाहरी रूप दिखती है, जो समस्त हम यहाँ पर अभिक्रियाएं जो क्रियाएं करेंगे, इनके सभी नियम व सिद्धांतों की बात करेंगे इसके अंतर्गत। सुनिएगा जरा फिर से कि जो भौतिक रसायन है, जो ये शाखा है, इसके अंतर्गत हम समस्त होने वाली क्रियाएं तथा उनके नियम व आकलन व उनके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। वो है हमारी भौतिक रसायन। जो चौथे नंबर पे दे रखा है वो है वैश्लेषिक रसायन। चौथा नंबर का है हमारा वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषण मतलब विश्लेषण करना, अर्थात जो भी हम अभी तक जो ये अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक या जिनमें भी हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, उनका विश्लेषण करना, उनका आकलन करना, उनको समझना, उसका अंदाजा लगाना, वो सभी चीजें हम वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत हम कर पाते हैं। अब जो 5वें नंबर का है वो है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन जो कि इंडस्ट्री रहती है, बिजनेस रहते हैं, इनमें जो यूज होते हैं केमिकली, उनके बारे में बात करें। जो भी उद्योग धंधे पानी जिनमें जनरली केमिकल या रासायनिक पदार्थों के, क्योंकि जो अभी हमारी आधुनिकता चल रही है, जो हम जीवन जी रहे हैं, इसमें मैं जाता तो नहीं, लेकिन ये बता सकता हूं कि हम 75% रासायनिक यौगिकों का, रासायनिक चीजों का, केमिकली चीजों का यूज करते हैं। खाने में, पीने में, पहनने में, हाथ पैर पे जो हम क्रीम लगाते हैं, ये सभी चीजें जनरली रसायन से ही जुड़ी हुई है। तो ये सभी चीजें औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आती है। अब जो छठे नंबर का है हमारा वो है जैव रसायन। अब जैव रसायन के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो छोटे छोटे जीव रहते हैं, माइक्रो जीव हम देख नहीं पाते, या जो जनरली इस प्रकृति में जो टहलते रहते हैं, उनके बारे में, उनमें होने वाले परिवर्तन तथा उनके गुणों के बारे में हम इस शाखा के अंतर्गत बात करेंगे। अब जो 7वां और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि अभी हमारे देश में स्थिति ऐसी बनी हुई थी, बहुत सारे बोल रहे थे कि भारत के पास परमाणु बम है या दूसरे देशों की बात जो करते थे, वो सभी चीजें इसके अंदर नाभिकीय क्रिया है, परमाणु क्रिया है, आणविक क्रिया है, ये सभी जो बात होती है, ये नाभिकीय रिएक्टर जो रहता है, वो सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जो अणु, परमाणु इनकी बातें करते हैं या उनसे बनने वाले जो बहुत सारे उपकरण रहते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे जो रसायन शास्त्र रहता है उसका कार्य क्षेत्र एवं उसका महत्व। क्योंकि अब तक तो हमने ये शाखाएं देखी है
कि आकार्बनिक होती है, कार्बनिक होती है, भौतिकी होती है, वैश्लेषिक होती है, औद्योगिक होती है, जैव होती है, नाभिकीय होती है। लेकिन अब हम जनरली समझेंगे कि जो हमारी दैनिक जीवन है, जो हमारी आधुनिकता है, उसमें इस रसायन का कहां पर उपयोग होता है, ये समझने के लिए हम समझेंगे रसायन शास्त्र की कार्य क्षेत्र एवं उसके उपयोग। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। अब इसके अंदर भी कुल मिला के 7 रूपों में इसको वर्गीकृत किया गया है, अर्थात इसको 7 भागों में अलग अलग बांटा गया है। जितना हम समझ सकते थे उतना कर चुके हैं, अर्थात लेकिन केमिस्ट्री तो बहुत ही फैली हुई है, रसायन तो बहुत ही फैला हुआ है, लेकिन हमने फिर भी इसको एक रूप देने की कोशिश करी है, तो हम इसको समझते हैं। पहला है दवाओं में रसायन। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है दवाओं के अंदर रसायन। अब जनरली हम जो रात दिन हमारे जो आधुनिकता जीवन जी रहे हैं, अभी का जो वर्तमान जीवन जी रहे हैं, वो पूरा ही दवाओं पर निर्भर है। किसी न किसी रूप में हम केमिकल का सेवन करते ही हैं। कोई कैंसर रोग पीड़ित है, कोई घुटनों में दर्द है, जिस भी तरह से रोग है सभी रोगों ने इसको ग्रस्त कर रखा है। तो सभी चीजें अब हम पूरा, किसी का सर दर्द होता है तो हम गोली खाते हैं, ठीक है, किसी का बदन दर्द हो रहा है गोली खा रहे हैं, छोटा छोटा रोग सर्दी खांसी बुखार, हर तरह के रोग में हम दवाओं का उपयोग करें। और वो दवाएं सिंपल से ड्रग्स या ड्रग्स के रूप में, एक हम नशे के रूप में लेते हैं, और ये सभी चीजें होती है केमिकली, पूरी तरह से केमिकल से मिश्रित होती है। जो हम रात दिन दवाई का सेवन करते हैं किसी न किसी रूप में करते हैं, या हम एनर्जी वाले ड्रिंक पीते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया एनर्जी का ऐसा लिख दिया, तो वो भी सभी केमिकल ही रहते हैं। तो हर प्रकार से जितने भी हम दवाई गोली का उपयोग करते हैं वो पूरे रूप से केमिकली होता है। जनरली हमने पैरासीटामोल देख लिया, टोमिफ्लम देख ली, ये सभी दवाई गोली इसी से निर्मित होती है और ये सभी रासायनिक है। सेकंड है औद्योगिक क्षेत्र में रसायन। अब उद्योग में हर तरह से रसायन का उपयोग होने लग गया है, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े। आजकल सुई से लगाकर तो हवाई जहाज तक जो बनता है वो सभी चीजें केमिकली चीजें हो चुकी है। किसी न किसी रूप में इनके अंदर रसायन का उपयोग हम करते हैं, हर क्षेत्र में हम रसायन का उपयोग कर रहे हैं। अब हम औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाएगा तो हम देखते हैं नायलॉन बनता है, बेकेलाइट बनता है, पॉलीथीन का निर्माण हो रहा है, ठीक है, पेंट बनता है, पेंट वार्निश बनती है, सब तरह से जो बन रही है ये सभी चीजें, ये सभी रासायनिक चीजें हैं, ठीक है। कोई सा भोजन बहुत सारा तैयार हो रहा है, जैसे हम अभी भी एक समोसा खाने के लिए किसी भी चीज में जाएंगे तो सभी चीजों में किसी न किसी रूप में केमिकल डल रहा है। अभी हम कोल्ड ड्रिंक पीने जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी बहुत सारी ऐसी केमिकली चीजें होती है जो हमारे हार्मफुल रहती है, बहुत सारी नुकसानदायक हमारे शरीर के लिए रहती है। तो ये सभी चीजें केमिकली रूप में तैयार हो रही है। अब हम देखते हैं कृषि में रसायन। अब अधिकतर अपना क्या है, भारत को गांव का देश बोला गया है, तो इसमें गांव की संख्या ज्यादा है और जहां पर गांव होगा वहां पर खेती होगी से, तो हर तरह की जो फसल हम बोते हैं, चाहे सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, प्याज, आलू, किसी न किसी रूप में, अभी सर्वाधिक गोभी हो रही, सभी क्षेत्र में, तो इन सभी क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव किया जाता है। 99% दवाओं से ही फसल तैयार होती है और वो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक रहती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जो ये कृषि के क्षेत्र में रसायन, अर्थात अब की जो खेती है, पौराणिक जमाने में जो प्राचीनतम खेती होती थी वो पूरी ही इनसे रसायन रहित रहती थी, बिल्कुल भी उसमें रासायन का उपयोग नहीं होता था। लेकिन अब तो पूरी तरह से इसमें होने लग गया है। अब जब हम खाद बीज डालते हैं, जैसे सुपर फास्फेट डाल रहे हैं, उसमें डीएपी डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, ये सभी चीजें कृषि में ही उपयोग हो रही है और ये पूरी की पूरी रासायनिक चीजें होती है। अब हम देखते हैं जो चौथे नंबर का पॉइंट है, सुख सुविधाओं में रसायन। अब जो सुख सुविधा है, जो चीजें हम उपयोग करते हैं, जिनसे हमें आराम महसूस होता है, वो सभी चीजें भी इससे निर्मित होती है। तो समझते हम कैसे होते हैं। अभी परफ्यूम लगाएंगे, परफ्यूम पूरा रासायनिक रहेगा, ठीक है। हम अब हमारे चेहरे पे कोई क्रीम लगाते हैं वो पूरा रासायनिक रहता है, या हमारे आराम के लिए कोई चीजों का निर्माण किया गया है तो वो भी, जैसे जनरली हम एसी में सोते हैं, उसकी वजह से हमें क्या है, ठंडा टेम्परेचर कम लगता है। अभी गर्मी होती है और टेम्परेचर कम लगता है, तो उस एसी के अंदर से भी ऐसे हार्मफुल गैसें निकलती है जो कि पूरी रासायनिक गैस से रहती है, जिनसे हमारे शरीर को दिक्कत आने वाली है। और शरीर को दिक्कत रासायनिक चीज सर्वाधिक रूप से देती है। तो पूरी तरह से जो सुख सुविधाओं में जो हम उपयोगी चीज कर रहे हैं वो पूरा ही रासायनिक, जैसे कि अभी हमारे आंखों पर धूप गिरे तो हमने फाइबर के ऐसे कोई से गोगल्स लगा लिए, चश्मे लगा लिए, तो वो भी पूरे रासायनिक तौर पर ही तैयार किए जाते हैं। तो जो सुख सुविधा में हम चीजें यूज करते हैं जनरली, वो सभी भी रासायनिक चीजें होती है। अब हम देखते हैं ऊर्जा संसाधनों में रसायन। अब जो ऊर्जा संसाधन है, जिस तरह से हम ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा है, ये नाभिकीय ऊर्जा है सब तरह से, और जैव रासायनिक ऊर्जा है, जैव ईंधन है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये सभी चीजें भी इस रसायन के अंतर्गत आती है। अभी पेट्रोल डीजल की हम देखते हैं, ये सभी चीजें भी रसायन के द्वारा ही बनाई जाती है। इनमें केमिकली रूप से इनको तैयार किया जाता है, इनका कच्चा माल लाते हैं, उसको फिर केमिकली तरीके से तैयार करते हैं और उसको मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है। तो पूरी तरह से ऊर्जा संसाधनों में भी हम
रसायन का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं युद्ध क्षेत्र में रसायन, बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध क्षेत्र में जनरली। कि पहले तो था कि सामने से वार करते हैं, अब क्या है युद्ध क्षेत्र में परमाणु बमों की तादाद बढ़ चुकी है, आणविक बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इन सभी चीजों को हो गया, तो युद्ध क्षेत्र में भी रसायन का उपयोग होने लग गया है। और कुछ ऐसे बम भी तैयार किए जाते हैं कि जो सामने वाले पे गिरने के बाद में वहां पर ऐसा इन्फेक्शन या ऐसा माहौल पैदा कर देते कि सामने वाले को असहज या वातावरण के अनुकूलित पैदा नहीं होता, तो उससे उनकी जान घबराने लगती है। जैसे कि एक आंसू गैस का गोला फेंका जाता है, ठीक है, तो आंसू गैस का जो गोला रहता है वो भी जनरली पूरा रासायनिक रहता है, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसी गैसें रहती है जिसको गिरने के बाद में हमारी आंखों में अपने आप ही आंसू आने लग जाए, तो उसके तौर पर भी ये युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से यूज किया जाता है। अब है आधुनिक उपकरणों और पदार्थों के निर्माण में रसायन। सातवां जो पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आधुनिक जो हम आधुनिक के जीवन जी रहे, अभी हमने मान लो सीमेंट है, कांच है, सरिया, इन सभी चीजों का निर्माण भी केमिकली रूप से तैयार हो रहा है, किसी ना किसी रूप में इनमें केमिकल इफेक्ट डाला जा रहा है। तो हर तरह से हम जो घिरे हुए हैं, अब आधुनिकता और पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फाइबर का है, पॉलीथीन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रासायनिक चीजें होती है। तो अब हम समझने के लिए समझना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन आम जीवन है वो पूरी तरह से रसायन के अधीन हो चुका है। हम अब ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि अगर हम रसायन को छोड़ दें तो हम हमारी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो हमें इन चीजों को के अंदर सामंजस्य बिठाकर और किस रूप में किस चीज का कितना सेवन करना चाहिए उसको समझ कर हमारा जीवन पालन करना चाहिए। थैंक यू।